हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मानव अधिवास की कि मानव अधिवास का क्या अर्थ है और अधिवास के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अर्थात मीनिंग ऑफ सेटलमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अधिवास कहते किसे हैं। तो सामान्य अगर भाषा में कहें तो अधिवास घरों या भवनों का समूह होता है, जहाँ पर जिस जगह पर कुछ घर बने होते हैं वह एक बस्ती को प्रकट करता है या अधिवास को प्रकट करता है। इसमें आप सभी जो हैं घटक, चाहे वो घर है, भवन है, बाग बगीचे हैं, सड़कें हैं, मार्ग हैं, खेत खलियान हैं, खेल के मैदान हैं, ये सभी अधिवास से जुड़े हुए होते हैं और अधिवास के ही अंग माने जाते हैं। आकार के ये अलग अलग आकार का हो सकता है। 2-4 घरों से लेकर, जिसको हम पुरवा या एक घर, एकाकी गृह से लेकर हजारों लाखों घरों वाले या भवनों वाले महानगर तक विशाल हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हैमलेट्स या पुरवा, गांव, नगर, महानगर, ये अलग अलग बसाव की इकाइयां हैं या अधिवास हैं। कुछ घरों वाला छोटा सा पुरवा अधिवास का छोटा रूप है, और अगर हम देखें जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, शंघाई, ये बड़े बड़े विशाल महानगर हैं। ये दोनों ही अधिवासों के रूप हैं। अब अधिवासों का जो निर्माण है वो कई उद्देश्यों से को लेकर किया जाता है, और जो उद्देश्य हैं घर निर्माण के वो भी अलग अलग हो सकते हैं या होते हैं। कि घरों का निर्माण किस लिए किया, रहने के लिए या काम करने के लिए, या उपकरण और उत्पादन सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए, या अलग अलग जो सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक, राजनीतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। इसी प्रकार जो अधिवासों में घर हैं या भवन हैं उनमें अनेक प्रकार की निर्माण सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं। साधारणतः जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर निर्माण सामग्री उपलब्ध है उसी के आधार पर घर बनाए जाते हैं। जैसे अगर झोंपड़ियाँ हैं तो वो घास फूस, बांस और लकड़ी की बनाई जाती हैं। दीवारें कच्ची मिट्टी या कच्ची पक्की ईंट, पत्थर से बनती हैं। घर की जो छत हैं वो खपरेल से, और जो आधुनिक भवन हैं तो उनमें आधुनिक निर्माण सामग्रियां जैसे सीमेंट, बालू, रेत, कंक्रीट, लोहा और ईंट, जो कि अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूगोल में जो अधिवास शब्द का प्रयोग है वो व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसके अंतर्गत हम सभी घरों के समूह को लेते हैं कि उनका आकार कैसा है, घरों की संख्या किस प्रकार की है, उनका स्वरूप कैसा है, निर्माण के उद्देश्य क्या हैं, निर्माण सामग्री कौन कौन सी इस्तेमाल की गई है। तो अगर हम साधारण शब्दों में कहें कि मानव अधिवास किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के तल पर मानव द्वारा निर्मित गृहों का समूह, जिसके अंतर्गत पूर्वा से लेकर महानगर तक सभी सम्मिलित होते हैं, को आवास कहते हैं। अब बात करते हैं हम अधिवासों के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो पूरे के पूरे विश्व में देख लें या भारत जैसे विशाल देश में या किसी अन्य देश में,
अलग अलग क्षेत्रों में अधिवास अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। वहाँ अगर हम देखें तो विभिन्न भागों में स्थित अधिवासों की जो अधि अवस्थिति है, उनका आकार है, उनका विन्यास है, उनमें भी पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। आप ये भी कह सकते हैं कि अधिवासों के उद्भव और विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत स्थलाकृति, जलवायु, पानी की उपलब्धता और प्राकृतिक वनस्पति, ये कारक लिए जा सकते हैं। और दूसरा है मानवीय कारक या ह्यूमन फैक्टर्स। इसके अंतर्गत आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक ये लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिवासों के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक कारक। तो स्थलाकृति। किसी भी अधिवास को या गांव या नगर को बसाने के लिए ऐसी भूमि को उपयुक्त माना जाता है जो समतल हो, अर्थात दूसरे कहें तो सुप्रभावित चौरस भूमि सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके साथ साथ वहाँ की जो मिट्टी है वो भी कठोर हो, और इसी कारण से जो मैदानी भाग हैं विश्व के, वो समतल होने के कारण अधिवासों के विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। दूसरा, जो समतल मैदानी भाग हैं वहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए उपजाऊ मिट्टी भी उपलब्ध होती है। दूसरा, जो समतल भूमि होती है वहाँ पर जो परिवहन के साधन हैं उनका निर्माण भी आसान होता है। दूसरा, वहाँ बड़े बड़े खेत बनाने हों या उद्योग धंधे स्थापित करने हों तो वो भी आसानी से हो जाते हैं। इस कारण से जो विश्व के बड़े बड़े गांव, नगर, महानगर, ये सभी नदियों द्वारा निर्मित समतल मैदानी भागों या सागर तटीय मैदानी भागों में स्थित होते हैं। अब जो जहाँ पर जल भराव होता है, जल जमाव होता है, या निचले भाग हैं, नदियों के बाढ़ के क्षेत्र हैं, वो बस्तियों को बसाने के लिए वो अनुपयुक्त होते हैं। इसलिए जब भी अधिवासों को बसाने के लिए उचित स्थल का चुनाव करना होता है तो उसमें देखा जाता है कि धरातल के ढाल के साथ साथ वहाँ पर जो चट्टानों की प्रकृति है और कठोरता है वो किस प्रकार की है। तो हम कह सकते हैं कि जो टोपोग्राफी है या स्थलाकृति है वो मानव अधिवासों के विकास को और उद्भव को प्रभावित करती है। दूसरा जो बड़ा कारक है वो है जलवायु। अब मानव रहने के लिए ही तो अब अधिवासों का निर्माण करता है, और मानव के निवास के लिए वो जो क्षेत्र है जहाँ जलवायु उपयुक्त होती है वहाँ पर मानव निवास करता है। अर्थात जो जलवायु के घटक हैं जिनमें तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, हिमपात है, ये मानवीय स्वास्थ्य को, मानवीय क्रियाशीलता को, मानव की कार्य क्षमता को ये प्रभावित करते हैं। जो प्रतिकूल जलवायविक दशाओं के क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिवासों का विकास नहीं हो पाता। अर्थात जितने भी अति जलवायु वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो अति शुष्क मरुस्थल हों, अति उष्ण मरुस्थल हों, अति आर्द्र भूमध्य रेखीय वन प्रदेश हों, या अति शीत टुंड्रा और हिमाच्छादित प्रदेश हों, ये मानव निवास के लिए हमेशा से अनुपयुक्त रहे हैं। इसलिए संसार के जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो सहारा, कालाहारी,
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, या अरब का विशाल मरुस्थल, या अफ्रीका के जो सघन वन प्रदेश हैं, या जो शीत प्रदेश हैं विश्व के, चाहे वो उत्तरी शीत प्रदेश हों, टुंड्रा के प्रदेश हों, या दक्षिणी शीत प्रदेश हों, वहाँ की जलवायु मानव निवास के लिए अनुपयुक्त होती है। इसीलिए वहाँ पर प्राय स्थायी बस्तियों का प्राय अभाव दिखाई देता है और कहीं कहीं पर हैमलेट्स या परकिन बस्तियाँ ही देखी जा सकती हैं। जो मानव के निवास के लिए सबसे जो उपयुक्त जलवायु है वो है समशीतोष्ण जलवायु। इसलिए समशीतोष्ण प्रदेशों में जो स्थित देश हैं, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग हो, कनाडा का भाग हो, वहाँ पर, या यूरोप का भाग हो, वहाँ पर नगरीकरण बहुत अधिक हुआ है और वहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो नगरों में ही रहती है। जबकि जितने भी विकासशील उष्णकटिबंधीय विकासशील देश हैं वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या गांवों में पाई जाती है। फिर है पानी की उपलब्धता। जैसा हम जानते हैं कि मानव के हर काम को करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, चाहे वो पीने के लिए हो, घरेलू उपयोग के लिए हो, पशुओं के लिए हो, फसलों की सिंचाई के लिए हो, उद्योग धंधों के लिए हो, तो वहाँ पर मानव को पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जितनी भी विश्व की बस्तियाँ उत्पन्न होती हैं या का उद्भव होता है वो उसी स्थान पर हो सकता है जहाँ पर जल स्रोत हो या जल उपलब्ध हो। इसलिए प्राचीन काल से लेकर आज तक विश्व के प्राय सभी जो बड़े बड़े नगर हैं वो किसी न किसी जल स्रोत के पास हैं और जो इनकी स्थिति है अधिकांशतः वो या तो सागरों के पास हैं या नदियों और झीलों के तटों पर। दूसरा, जो ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, झीलें हैं, सागर हैं, महासागर हैं, ये न केवल जल उपलब्ध कराते हैं बल्कि यातायात के सस्ते और सुगम साधन भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए जो संसार के बड़े बड़े समुद्री पत्तन, चाहे वो मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, टोक्यो है, संघाई है, ये सभी सागरों के तट पर स्थित हैं। जो जल का महत्व जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर और भी अधिक दिखाई देता है और वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वो सिर्फ मरुधानों में ही पाई जाती हैं और वो भी प्राय जो है वो स्थायी प्रकृति की नहीं होती। फिर है प्राकृतिक वनस्पति। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जो पशु मानव पालता है, चाहे भोजन के लिए, मांस के लिए और दूध के लिए, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर ही निर्भर करते हैं। दूसरा, जो हम घर बनाते हैं तो गृह निर्माण जो सामग्री हैं वो भी वनस्पति से प्राप्त करते हैं, खास तौर पर लकड़ी, बांस, घास, पत्तियाँ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भी मानवीय अधिवासों को प्रभावित करती है। फिर है आपके मानवीय कारक। मानवीय कारकों में सबसे बड़ा कारक है आर्थिक कारक, क्योंकि मानव अपनी बस्ती बसने से पहले ही ये देखता है कि वहाँ जीविका के कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। चाहे उसको अपनी जीविका के लिए कोई न कोई उपयुक्त साधन, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, उत्खनन हो, उद्योग हो, व्यापार हो, ये होना चाहिए। इसलिए जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मानव आखेट पर निर्भर करता है या पशु चारक है,
वहाँ पर बस्तियाँ प्राय अस्थायी होती हैं। और जो कृषि वाले भाग हैं या उद्योग और खनन वाले भाग हैं, वहाँ पर प्राय बड़ी बस्तियाँ मिलती हैं, सघन बस्तियाँ मिलती हैं और स्थायी बस्तियाँ मिलती हैं। क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए, चाहे वो सिंचाई करनी हो, चाहे वो फसलों की बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई, इन सभी कार्यों के लिए सहकारिता और पारस्परिक सहयोग बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जो उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदान हैं, वहाँ पर जो गांव हैं वो बड़े बड़े होते हैं। और दूसरा, जो गांव हैं वो लगभग एक दूसरे के पास में होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी उपजाऊ भूमि उपलब्ध है वहाँ बड़ी बड़ी बस्तियाँ, और जो क्षेत्र अनुपजाऊ हैं या जहाँ कृषि उत्पादन बहुत कम होता है वहाँ पर छोटी छोटी परकीर्ण बस्तियाँ ही पाई जाती हैं। इसी तरह से जो शक्ति के संसाधन हैं, उद्योग हैं, या हम कह सकते हैं व्यापार के लिए, तो खनन कार्यों से खनन नगरों का विकास हुआ। इसमें खास तौर पर जो कोयला, पेट्रोलियम, लोहो, अयस्क, तांबा, सोना, इनकी जो खदानें हैं उनके निकट आधुनिक नगरों का उद्भव हुआ और विकास हुआ। इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो कोयला उत्खनन क्षेत्र हैं वहाँ पर रानीगंज, झरिया, बोकारो, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में कालगोरली और कूलगार्दी, अफ्रीका में किम्बरले और जोहान्सबर्ग, तो ये कुछ नगर हैं जिनका विकास खनन नगर के रूप में हुआ है। इसी प्रकार से जहाँ पर भी शक्ति ग्रहों की स्थापना हुई है तो वहाँ पर भी, जैसे बोकारो, कुछ नगर विकसित हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सड़कों और नहरों के निर्माण से यातायात सुविधाओं में वृद्धि होती है, और इस कारण से जो अधिवासों की उत्पत्ति और विकास होता है। जैसे अगर प्रमुख सड़कें के जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर धीरे 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 एक नगर बनता चला जाता है। दूसरा जो मानवीय कारक है वो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक भी किसी भी बस्ती के उद्भव और विकास में बहुत प्रभाव करते हैं। जैसे हम कहें कि जो उत्तरी भारत के गांव हैं वहाँ जजमानी प्रथा है, तो इसलिए जो कृषक परिवार अगर रहता है तो वहाँ पर अन्य व्यवसाय करने वाली जातियाँ भी रहती हैं जो कि किसानों को सहायता पहुँचाती हैं और सेवा के बदले वे उनसे अन्न प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय गांव हैं वो आकार में बड़े होते हैं सामान्यतः। दूसरा है जो सांस्कृतिक कारक। तो जो नगरों का विन्यास है या घर का जो स्थल का चयन है, घरों का आकार है या मुख्य द्वार की दिशा, ये सभी जो है किसी न किसी धार्मिक विश्वास के अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं। और इसीलिए जो गांव हैं वहाँ पर जो नगरीय आकार की है या ग्रामीण आकार की है, उसमें एक गांव से दूसरे गांव में अगर वहाँ सांस्कृतिक रूप से अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो वहाँ पर अलग अलग विन्यास की बस्तियाँ होंगी। जैसे हिंदू अगर बस्तियाँ हैं तो वहाँ पर मंदिर, अगर मुस्लिम बस्तियाँ हैं तो वहाँ पर मस्जिद, और सिखों की अगर बस्तियाँ हैं तो वहाँ गुरुद्वारे, ईसाइयों की बस्तियाँ हैं तो वहाँ चर्च आवश्यक रूप से होंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों के उद्भव, स्वरूप और वितरण पर जो है वो वहाँ पर रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक भावनाओं का या धार्मिक विश्वास और मान्यताओं का
शिक्षा और तकनीकी विकास का और नगरीकरण का इनका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर है राजनीतिक कारक। अगर हम राजनीतिक कारक देखें तो बहुत सारे जो नए नए नगर और गांव के जो स्थल का चयन है वो राजनीतिक निर्णयों और नीति और योजना के अनुसार ही किया जाता है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश के दो हिस्से हुए, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश को हैदराबाद को छोड़कर नई अपनी राजधानी बसानी है, तो इसलिए वो जो है कि कहाँ बसानी है ये निर्णय राजनीतिक निर्णय है। इसी प्रकार से जो कितने ही राजधानियाँ हैं, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे अहमदाबाद है, गांधीनगर, तो ये सभी, या जयपुर है, भोपाल, लखनऊ, ये सभी राजधानी होने के कारण इनका जो बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। चंडीगढ़ तो नगर ही राजधानी नगर होने के कारण बना है, तो इसका तो उद्भव भी राजधानी नगर के रूप में हुआ है। इसी प्रकार से जो पुरातन समय में, या हम देखें प्राचीन भारतीय नगर हैं, जैसे उज्जैन है, पटना है, अमरावती है, आगरा है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, ये भी राजनीति नगर के रूप में, राजधानी नगरों के रूप में विकसित हुए हैं। तो जो भी राजनीतिक शासन व्यवस्था है उसके अनुसार भी जो बस्तियों का विकास होता है। जैसे अगर किसी देश काल में शासन व्यवस्था ढीली ढाली है, अराजकता है, तो उस अवधि में, जो अराजकता वाली अवधि है, उसमें सघन और बड़े अधिवासों का विकास होता है। और शांति काल है, सुरक्षित दशा है, तो वहाँ पर परकीर्ण अधिवासों का विकास होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सरकारी निर्णय हैं, राजनीतिक निर्णय हैं, उसके कारण भी बस्तियों के उद्भव और विकास में अंतर पाया जाता है, या उनका उद्भव और विकास होता है। धन्यवाद।